हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 4 में हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग और हाफ वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर को कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पढ़ चुके हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। और लास्ट लेक्चर में हम इन दोनों रेक्टिफायर की वर्किंग को डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर के जो परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं वो सेम रहते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी। केवल एक दो परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं जो अलग अलग होंगे दोनों के लिए, बाकी सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर सेम होंगे। और जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर को कैलकुलेट किया था, सिमिलर तरीके से हम फुल वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर को भी कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर कैलकुलेट करने आते हैं तो मान के चलिए कि आपको फुल वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर भी कैलकुलेट करने आते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, क्या फुल वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं? तो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है जो परफॉर्मेंस पैरामीटर के ऊपर बेस्ड होता है। कभी कभी यहां से 2 नंबर में कोई भी परफॉर्मेंस पैरामीटर पूछ लिया जाता है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है जहां पर आपसे वर्किंग पूछी जाती है, अब आपसे वर्किंग सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की भी पूछी जा सकती है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की भी पूछी जा सकती है। तो जब इनकी वर्किंग यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है तो वर्किंग के साथ में आपसे एक या दो परफॉर्मेंस पैरामीटर भी कैलकुलेट कराए जाते हैं। तो आपको परफॉर्मेंस पैरामीटर भी कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो आज के लिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में जब हम रेक्टिफायर पढ़ रहे थे, भाई अब तक हम हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पढ़ चुके हैं, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग भी पढ़ चुके हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग भी पढ़ चुके हैं। तो वहां पर हमने देखा था कि सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता था उसका ये फॉर्मूला है। और ये आप क्लास 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है वो Vm sin थीटा के बराबर होता है। यहां पर जो Vm है ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज है या ये आपकी वोल्टेज की पीक वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? सिमिलर तरीके से जो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है वो होता है I = IM sin थीटा। देखो, ये इंस्टेंटेनियस करंट है जो कि थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां पर क्या करना है, आपको इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? और मुझे लगता है ये सभी स्टूडेंट को याद होंगे क्योंकि इन फॉर्मूलों का यूज आपने क्लास 12 में बहुत ज्यादा किया है फिजिक्स के अंदर जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, यहां पर ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो Vm है वो पीक वोल्टेज है और Im क्या है? पीक करंट है। अब यहां पर Im को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? देखिए, जो पीक वैल्यू है करंट की या मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, इसका फॉर्मूला क्या होगा? Vm यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अगर आप ध्यान हो आपको, सेकेंडरी वाइंडिंग में एक तो हमारा लोड रेजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस होता है RL और दूसरा वहां पर डायोड का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम RF लेते हैं। अगर डायोड हमारा आइडियल है, अगर हमने डायोड को आइडियल कंसीडर किया है तो RF की वैल्यू 0 होगी और अगर आइडियल नहीं है तो RF की यहां पर कुछ वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही है? डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो यहां पर RL क्या है? लोड रेजिस्टेंस जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में लगा होता है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है। और RF क्या है? डायोड का रेजिस्टेंस। और यहां पर जो थीटा है ये हमारा होता है ओमेगा टी, लेकिन हम यहां पर ओमेगा टी का यूज नहीं करेंगे, हम थीटा का यूज करेंगे। कुछ बुक्स के अंदर थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा होता है, तो ओमेगा टी भी ठीक है और थीटा भी ठीक है, लेकिन मैं सभी जगह पर थीटा लिखूंगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो थीटा होता है वो ओमेगा टी होता है। क्या होता है? ओमेगा टी। क्लियर है? ओमेगा यहां पर एंगुलर
आपकी वेलोसिटी है और टी क्या है यहाँ पर, टाइम है। लेकिन हम यहाँ पर यूज किसका करेंगे, थीटा का। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर को कैलकुलेट करना। मैंने परफॉर्मेंस पैरामीटर को ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ना। बहुत सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था। तो हमारा पहला परफॉर्मेंस पैरामीटर है एवरेज और डीसी आउटपुट करंट, यानी कि डीसी करंट जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में डीसी करंट फ्लो करता है अक्रॉस द लोड रजिस्टर, उसको हमें कैलकुलेट करना है आईडीसी, या इसको हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, आईएवी भी आप इसको लिख सकते हैं। आईएवी लिखे या आईडीसी लिखे, बात एक ही है। ये एवरेज वैल्यू होती है करंट की, क्योंकि जो हमारा डीसी है वो एक्चुअल में क्या है, एवरेज वैल्यू है। तो डीसी करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का जो फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है। एवरेज करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई डी थीटा। अब यहां पर जो ये t है ये साइकिल का टाइम पीरियड है। क्या है, साइकिल का टाइम पीरियड। अब यहां पर इस चीज को समझ लेते हैं कि हमारा टाइम पीरियड कितना होगा। देखो हमने पहले पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर, तो मैं यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट वेव फॉर्म बना रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। आउटपुट वेव फॉर्म, तो आपको याद होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमें आउटपुट वेव फॉर्म मिलती है वो कुछ इस तरह के, इस तरीके से मिलती है। यहां पर जीरो से पाई के बीच में इस तरह से पल्सेटिंग डीसी मिलता है। उसके बाद पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में हमारी वैल्यू हो जाती है 0। उसके बाद अगेन पाई से 3 पाई के बीच में हमें क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है, और उसके बाद फिर से वैल्यू हो जाती है 0। आपको याद होगा इसका मतलब 0 से 2 पाई के बीच में हमें केवल जो आउटपुट मिल रहा है वो 0 से पाई में मिल रहा है, पाई से 2 पाई में कोई आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसका एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना हो गया, 0 से लेकर के 2 पाई तक। क्योंकि 0 से 2 पाई में हमें केवल आउटपुट मिल रहा है 0 से पाई, और पाई से 2 पाई क्या हो जाएगी वैल्यू, 0। तो अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या डीसी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो आपको याद होगा हमने वहां पर 1/2 पाई और 0 से लेकर 2 पाई लिया था, यही लिया था। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में, अगर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है भाई, 0 से पाई में भी आपको आउटपुट मिलता है, फिर पाई से 2 पाई में भी आपको आउटपुट मिलता है, 2 पाई से 3 पाई में भी मिलता है, मतलब आपको आउटपुट मिलता है पॉजिटिव साइकिल में भी और नेगेटिव साइकिल में भी। तो ये हमारा 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इस तरह से चलता है। अगर आप यहां पर ध्यान दो, देखो अगर आप यहां पर ध्यान दो तो यहां पर क्या हो रहा है, 0 से पाई के बीच में हमारे पास ये साइकिल आ रही है, और ये यही साइकिल पाई से 2 पाई के बीच में भी रिपीट हो रही है। देखिए वैसे तो एक कंप्लीट साइकिल 0 से 2 पाई होती है ना, लेकिन अगर हम इस आउटपुट वेवफॉर्म को देखें तो हमें जैसा 0 से पाई में मिल रहा है वैसा ही पाई से 2 पाई में भी मिल रहा है, वैसा ही 2 पाई से 3 पाई में भी मिल रहा है। तो देखो यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम टी की वैल्यू को 0 से लेकर 2 पाई तक ले ले, 2 पाई तक, और फिर उसको ब्रेक कर ले 0 से पाई में और पाई से 2 पाई में। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम केवल टी को पाई ले लें, क्योंकि 0 से पाई के बीच में भी तो हमारी साइकिल रिपीट हो रही है। भाई देखो सेम चीज रिपीट हो रही है, यहां पर रिपीट नहीं हो रहा था इसलिए हमें 0 से 2 पाई लेना पड़ा, लेकिन यहां पर आप 0 से पाई भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 से पाई में जो आपको साइकिल मिल रही है वही साइकिल आपकी बार बार रिपीट हो रही है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में हम टी को पाई भी ले सकते हैं और हम टी को 2 पाई भी ले सकते हैं। 2 पाई लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप 0 से पाई लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन कम रहेगी, आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम टी की वैल्यू को 0 से पाई लेते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें आईडीसी निकालना है, फॉर्मूला हो गया 1/t 0 से t आई डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, टी की जगह पाई लेंगे, तो 1/पाई 0 से पाई। अगर आप 0 से 2 पाई लेंगे ना तब भी रिजल्ट आपका सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। तो यहां पर आई डी थीटा, अब जरा ध्यान देना आई क्या है, आई तो इंस्टेंटेनियस करंट है जिसकी वैल्यू होती है आई एम साइन थीटा। तो यहां से मैंने आई की वैल्यू को आई एम साइन थीटा पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो आई एम है ये तो करंट की पीक वैल्यू है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, तो बचा क्या, साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन सबको मालूम है माइनस कॉस थीटा होता है, लिमिट 0 से पाई। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट
अब जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो cos पाई हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट। अब देखो एक माइनस पहले से लगा है, एक माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, अपर माइनस लोअर तो माइनस माइनस प्लस, तो ये cos 0 आ गया। अब cos पाई की वैल्यू देखो सबको मालूम है, cos पाई की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है? -1। तो देखो इसकी वैल्यू -1 और एक माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इसका मतलब यहां पर हमारा आ जाएगा 1 + 1। तो यहां पर ओवरऑल वैल्यू हमारी आ गई 2im/पाई। तो आईडीसी कितना हो गया? 2im/पाई। क्या अब आपको मालूम है कि जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर भी हमने एवरेज और डीसी करंट को कैलकुलेट किया था, मतलब हमने आईडीसी को कैलकुलेट किया था। और आपको याद होगा वहां पर जो आईडीसी की वैल्यू आई थी वो आई थी im/पाई, और यहां पर आ रहा है 2im/पाई। इसका मतलब डीसी करंट क्या हो गया? डबल हो गया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आईडीसी की वैल्यू im/पाई थी और यहां पर 2im/पाई हो गई, डबल हो गई। तो आप इजीली याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, आगे के डेरिवेशन में हम इसका यूज करेंगे। तो आईडीसी कितना हो गया? 2im/पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना था? im/पाई। अब बात करते हैं एवरेज और डीसी आउटपुट वोल्टेज की, इसका मतलब वीडीसी की। अब देखो वीडीसी को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप वीडीसी को बिल्कुल इसकी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, बस यहां पर आप वी डी थीटा कर देना, फिर वी की जगह वीएम साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, बिल्कुल सिमिलर तरीके से कैलकुलेट करेंगे और आंसर आएगा बस आई एम की जगह 2 VM आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, भाई आपको मालूम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई आर होता है ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं यहां पर ओम्स लॉ को अप्लाई कर दूं तो वीडीसी इक्वल टू आईडीसी इंटू आरएल, क्योंकि जो आईडीसी है वो करंट है अक्रॉस द लोड रजिस्टर आरएल। तो यहां पर आई इंटू आरएल हो जाएगा, आईडीसी इंटू आरएल। और आईडीसी की वैल्यू हम अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं 2im/पाई। तो यहां पर 2im/पाई क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। अब बात आती है कि ये आईएम क्या है। भाई आईएम का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, ये रहा Vm/RL + RF। इस फॉर्मूले को यहां पर पुट कर दीजिए Vm/RL + RF। अब अगर हमारा जो आइडियल है, अगर हम आइडियल को अगर हम डायोड को आइडियल मान लें तो उसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, ये आरएफ क्या? डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम डायोड को आइडियल मान लें तो आरएफ क्या होगा? 0। और अगर आप यहां पर आरएफ को 0 कर देंगे तो आरएल से आरएल कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2Vm/पाई। आपको याद होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में वीडीसी की वैल्यू आई थी Vm/पाई और यहां पर आ गए 2Vm/पाई, यानी कि 2 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल आ रहा है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में im/पाई था, फुल वेव में 2im/पाई हो गया। सिमिलर तरीके से यहां भी हो गया। तो ये पहले दो परफॉर्मेंस पैरामीटर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करने हैं। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमने कैलकुलेट किए जैसे कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में किए थे। अब बात करेंगे आरएमएस करंट की और आरएमएस वोल्टेज की अक्रॉस द आउटपुट। देखो ये आउटपुट के अलावा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखना आउटपुट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग की बात करेंगे तो वहां पर आपको याद होगा वीआरएमएस की वैल्यू अलग होती है ना। आईआरएमएस तो सेम होता है लेकिन वीआरएमएस चेंज हो जाता है कहां पर? ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे। तो फिलहाल तो हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो आरएमएस आउटपुट करंट यानी कि आईआरएमएस अक्रॉस द लोड रजिस्टर आरएल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहां पर आईआरएमएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अगेन सेम है, बस हमें क्या करना होता है? रूट लगाना होता है और करंट का करना होता है स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा, बस क्या करेंगे? इस पूरे का रूट लगा देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। ये हमारी आईआरएमएस की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है? यहां पर आई की वैल्यू पुट करनी है। आई की वैल्यू होती है Im sin थीटा, तो ये Im sin थीटा का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। अब Im तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, Im स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इसका। अब यहां पर बचा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो सीधी सी बात है साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए पहले आपको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ये बहुत ज्यादा हम लोग मैथमेटिक्स में भी इसका यूज करते हैं, है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए। ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, क्लियर है। और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद होगा, बस हमने इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर दिया।
देखो ये जो 2 है नीचे वाला, ये 2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा थीटा, और कॉस 2 थीटा का कितना हो जाएगा भाई, कॉस 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 आ जाएगा नीचे, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। बस अब हमें यहां पर क्या करना, लिमिट अप्लाई करनी है। तो जब मैं अपर लिमिट अप्लाई करूंगा थीटा की जगह पर, तो यहां पाई आएगा माइनस ये साइन 2 पाई आ जाएगा, और साइन 2 पाई होता है 0, तो इसका मतलब थीटा माइनस 0। और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट में भी 0 आएगा, यानी कि बाकी सब कुछ 0 आएगा, बस यहां पर पाई आएगा, बाकी सब 0 आएंगे। तो यहां पर ये पाई आ गया, पाई से पाई कट गया, अब हमारे पास बचा im स्क्वायर अपॉन 2, तो im स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा और नीचे बचेगा √2। तो यहां पर IRMS की वैल्यू हो गई im अपॉन √2। क्या आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का याद है? हाफ वेव रेक्टिफायर में IRMS की वैल्यू कितनी आई थी? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं, वहां पर वैल्यू आई थी IRMS की im/2, और यहां पर है im/√2। ये हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने कैलकुलेट किया था, और ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में im/2 होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में im/√2 होता है। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको याद रखना है। अब सिमिलर तरीके से आप VRMS कैलकुलेट कर सकते हैं अक्रॉस द लोड रजिस्टर RL। याद रखना, हम VRMS आउटपुट के अलाउंग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके अलाउंग, आउटपुट के अलाउंग। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो IRMS की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की है, im/√2, और ये RL। उसके बाद im की जगह हम पुट कर देंगे VM अपॉन RL प्लस RF। और अगर हमारा डायोड आइडियल है तो RF की वैल्यू 0 हो जाएगी, और RL से RL कैंसिल हो जाएगा, बचेगा VM/√2। तो ये हमारा IRMS की वैल्यू होगी im/√2, VRMS की वैल्यू होगी VM/√2। तो 4 परफॉर्मेंस पैरामीटर हमारे कैलकुलेट हो गए। बात समझ में आ रही है फुल वेव रेक्टिफायर के। और एक चीज ध्यान रखना, ये चारों के चारों परफॉर्मेंस पैरामीटर सेम रहेंगे सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी। अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग, और उसके बाद में उसमें लिख देते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आप IRMS और VRMS को कैलकुलेट करिए, या IDC और VDC को कैलकुलेट करिए, तो आपको यही डेरिवेशन करने। और अगर क्वेश्चन आपको सेंटर टेप की वर्किंग का आता है और उसमें पूछा जाता है कि सेंटर टेप रेक्टिफायर के लिए IRMS VRMS को कैलकुलेट करिए या IDC VDC को कैलकुलेट करिए, तो वहां पर भी आपको यही करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये चारों परफॉर्मेंस पैरामीटर सेम रहेंगे, चाहे आपका रेक्टिफायर सेंटर टेप हो या ब्रिज रेक्टिफायर हो। अब चलते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर पे, और नेक्स्ट है हमारा रिपल फैक्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपल फैक्टर बहुत बार 2 नंबर में भी पूछा जाता है, और रिपल फैक्टर बहुत बार वर्किंग के साथ में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपको आना चाहिए रिपल फैक्टर। इससे पहले रिपल फैक्टर हम हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखो डेफिनेशन दोनों जगह पर सेम रहेगी, ऐसा नहीं कि थ्योरी बदल जाएगी, थ्योरी वही रहेगी जो हाफ वेव रेक्टिफायर में थी, सेम डेफिनेशन रहेगी। बात समझ में आ रही है? सेम डेफिनेशन रहेगी रिपल फैक्टर की। देखो यही हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी पढ़ा था कि जो हमारा रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, ध्यान दीजिएगा, जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है उसमें हमारा AC कंपोनेंट भी होता है और DC कंपोनेंट भी होता है। बात समझ में आ रही? रिपल फैक्टर क्या करता है, रिपल फैक्टर आउटपुट में AC कंपोनेंट को मेजर करता है कि आउटपुट में AC कंपोनेंट कितना है। बात समझ में आ रही? वही चीज यहां पर लिखा है, द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कंटेन AC एज वेल एज DC। रेक्टिफायर के आउटपुट में AC भी होता है, AC का कंपोनेंट भी होता है और DC का कंपोनेंट भी होता है। रिपल फैक्टर मेजर द परसेंटेज ऑफ AC कंपोनेंट इन द आउटपुट, मतलब जो रेक्टिफायर का आउटपुट है उसमें कितना परसेंट AC कंपोनेंट है, इसको कौन मेजर करता है? रिपल फैक्टर मेजर करता है। बात समझ में आ रही है भाई? सीधी सी बात है, आउटपुट में हमें क्या चाहिए? DC। तो आउटपुट में जितना AC कंपोनेंट कम होगा उतना ही हमारा रेक्टिफायर ज्यादा इफेक्टिव होगा, या हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जितना रिपल फैक्टर कम होगा रेक्टिफायर उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। और वही चीज आगे लिखा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ ए रेक्टिफायर डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल फैक्टर। मतलब रेक्टिफायर की जो इफेक्टिवनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रिपल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। स्मॉलर द रिपल फैक्टर, जितना इस रिपल फैक्टर की वैल्यू छोटी होगी, मोर इफेक्टिव इज द रेक्टिफायर, उतना ही ज्यादा हमारा रेक्टिफायर क्या होगा? इफेक्टिव होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? उतना ही रेक्टिफायर क्या होगा? हमारा इफेक्टिव होगा। क्लियर है?
आगे देखो, अब इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। डेफिनेशन क्या है? रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, यानी कि एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू टू द डीसी कंपोनेंट इन द रेक्टिफायर, टू द डीसी कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा आउटपुट पे एसी कंपोनेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू, और आउटपुट पे जो हमारा डीसी कंपोनेंट है उसकी वैल्यू, और इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो हमारा आएगा वही हमारा रिपल फैक्टर होगा। तो इसका मतलब रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट अपॉन डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट। दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, तो ये हमारा आईएसी क्या है? आरएमएस वैल्यू है। कहां पर? आउटपुट पर। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये हमारी आउटपुट पर वैल्यू है। और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, आउटपुट पर जो एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना होगा, इसका हमें डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। तो आउटपुट पे जो आपकी आईएसी की आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है आई आरएमएस स्क्वायर माइनस आईडीसी स्क्वायर। ये आरएमएस कौन सा है? ये आरएमएस वो है जो हमने पहले कैलकुलेट किया अभी थोड़ी देर पहले, है ना। और यहां पर कंपोनेंट है केवल, तो आईएसी आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट में आई आरएमएस स्क्वायर माइनस आईडीसी का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है? इस आईएसी की वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो हमने देखो फॉर्मूले में पुट कर दिया। उसके बाद क्या करना है? देखो ये नीचे आईडीसी लिखा है। एक काम करते हैं, अगर हम इस आईडीसी को भी रूट के अंदर ले लें तो सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। भाई कोई भी वैल्यू जब रूट से बाहर लिखी है, मान लीजिए रूट के बाहर मैंने लिखा है ए और यहां पर 2 है, तो अगर इस ए को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इस ए का स्क्वायर होगा। ए का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो यहां पर सिमिलर तरीके से नीचे आईडीसी लिखा है, अगर मैं इसको रूट के अंदर ले जाऊंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब आईडीसी का स्क्वायर आएगा। तो आईडीसी का स्क्वायर इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। देखो मैंने दोनों के साथ अलग अलग कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो यहां तो आईडीसी से आईडीसी कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास बचा आईआरएमएस अपॉन आईडीसी का होल स्क्वायर माइनस 1। और ये हमारा रिपल फैक्टर का क्या है? एक तरह से फॉर्मूला है। आपको याद होगा जब हाफ वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ा था तो वहां पर भी हमारा रिपल फैक्टर का यही फॉर्मूला आया था। बात समझ में आ रही? यानी कि जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था वही हमने यहां पर भी किया। सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, यहां तक हमारा सेम है। पर इसके बाद बदलेगा जो भी बदलेगा। देखो जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्या किया था? हाफ वेव रेक्टिफायर में आईआरएमएस की वैल्यू और आईडीसी की वैल्यू जो भी हमारी आई थी उनको हमने पुट किया था। और यहां पर हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर में आईआरएमएस और आईडीसी की वैल्यू जो हमारी आई है हम उनको पुट करेंगे। तो केवल इनकी वैल्यू चेंज होगी। भाई हाफ वेव रेक्टिफायर में इनकी वैल्यू अलग थी, फुल वेव में इनकी वैल्यू अलग है। तो बस हमें यहां पर क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देना है और जो हमारा बचा उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये आएगा आपका सिंप्लीफाई करके 0.482। इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वो 0.482 है, सेंटर टेप का भी और ब्रिज का भी। रिपल फैक्टर अगेन सेम रहेगा दोनों के लिए। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी सेम रहेगा और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी सेम रहेगा। अब आपको याद होगा कि जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमारा रिपल फैक्टर आया था 1.21। तो वहां पर 1.21 था, यहां पर 0.482 है। अब बताओ कौन ज्यादा इफेक्टिव है, हाफ वेव या फुल वेव? तो रिपल फैक्टर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर रिपल फैक्टर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है, मतलब कम है, यहां पर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू है। इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा इफेक्टिव है हाफ वेव रेक्टिफायर से। ये हमने प्रूव किया है मैथमेटिकली कि हमारा फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। तो मुझे लगता है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। और रिपल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है अलग से भी और डेरिवेशन के साथ, सॉरी वर्किंग के साथ में भी। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर है हमारा एफिशिएंसी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डेरिवेशन के साथ में बहुत बार पूछा जाता है। देखो अभी तक मैंने आपको, ये हमारा 6th परफॉर्मेंस पैरामीटर है और ये स्टार्टिंग के 6th परफॉर्मेंस पैरामीटर इंपॉर्टेंट है जो कि आपके वर्किंग के साथ पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और इनमें से भी रिपल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरे नंबर पर आता है एफिशिएंसी। समझ लेते हैं। अगेन एफिशिएंसी की डेफिनेशन वही है, सब कुछ सेम वैसा ही है जैसा हाफ वेव रेक्टिफायर में था, बस वैल्यूज बदलेंगी। देखो
एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर टू द डीसी एसी इनपुट पावर। भाई हम रेक्टिफायर को इनपुट क्या देते हैं, एसी इनपुट होता है, और हमें रेक्टिफायर से आउटपुट में क्या मिलता है, डीसी मिलता है। और आप जानते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहां पर हमारा आउटपुट क्या है, डीसी आउटपुट पावर है, और इनपुट क्या है, एसी। तो डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर। अब दोनों का पावर का फॉर्मूला देखिए, देखिए पावर के फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, पावर के कई फॉर्मूले होते हैं। एक होता है पावर V इक्वल टू वी आई, एक होता है आई स्क्वायर इंटू आर, है ना। तो हम यहाँ पर आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं पावर का। पावर के दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे। तो यहां पर पावर का फॉर्मूला लगाते थे डीसी आउटपुट पावर, तो आई स्क्वायर डीसी इंटू आर एल, आई स्क्वायर आर होता है ना। सिमिलरली एसी इनपुट पावर, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर एफ, आर एल प्लस आर एफ। बात समझ में आ रही। अगर हमारा डायोड आइडियल होगा तो आर एफ जीरो हो जाएगा, और अगर डायोड आइडियल नहीं होगा तो आर एफ जीरो नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, अब देखो जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे थे तो इस फॉर्मूले में हमने क्या किया था, जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में आईडीसी आया था और आईआरएमएस आया था वो हमने यहां पर पुट किया था। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो हमारा आईडीसी आया है और आईआरएमएस आया है उनको यहां पर पुट करेंगे, बस इतना अंतर है, बाकी सेम तरीका करने का। वैल्यूज पुट करेंगे 2im अपॉन पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आईडीसी की वैल्यू यही थी। और जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ा था तो वहां पर आईडीसी की वैल्यू im अपॉन पाई थी, तो देखो चेंज आ गया। सिमिलरली आईआरएमएस यहां पर im/√2 है और वहां पर im/2 थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू चेंज होने की वजह से एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से im² तो कट जाएगा, है ना, और ये हमारे पास बचेगा। और यहां पर अगर हम RF को 0 मान लें तो RL से RL कट, देखो अगर हम डायोड का रेजिस्टेंस को 0 मान लें तो सीधी सी बात है ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर RL ऊपर भी है, RL नीचे बचेगा, कट जाएगा, आएगा हमारे पास ये। अच्छा यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में कभी कभी RF को दे देते हैं, कभी कभी RF को नहीं देते। तो मान लीजिए अगर आपको न्यूमेरिकल में RF दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद देखो आप करेंगे क्या, अगर RF दे रखा है तो सीधी सी बात है ये फॉर्मूला क्या आएगा, चलिए मैं इधर अलग से लिख देता हूं। अगर मान लीजिए आपको RF दे रखा है, RF, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, फिर आपके पास फॉर्मूला आएगा ये, देखो ये im² से im² कट जाएगा, ये आपका 8 आएगा, पाई² आएगा 8 अपॉन पाई², 8 अपॉन पाई², है ना। और साथ में इसके आ जाएगा RL अपॉन में RL प्लस RF। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में RF गिवन है तो एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करें, और अगर RF गिवन नहीं है तो फिर तो आपकी एफिशिएंसी 81.2% होगी। आप कैलकुलेट करें या फिर ना करें, आप डायरेक्ट लिख दें। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये हमारे फुल वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी है 81.2%। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। मैक्सिमम मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये तब है जब हमने RF को नेगलेक्ट कर दिया है। अगर हम RF को नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो ये कम आएगी वैल्यू, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा लेकिन कम आएगी। इसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हमारी आई थी 40.6, तो वो भी मैक्सिमम थी, उसमें भी हमने RF को नेगलेक्ट किया था। अगर RF को नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो 40.6 से और कम हो जाएगी। लेकिन अब आपको यहां पर एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी थी वो 40.6 थी और यहां पर 81.2 है, डबल हो गई, डबल हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जब फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ज्यादा है तो यही हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव है। तो हमने इसी चीज को रिपल फैक्टर से भी समझा और इसी चीज को हमने एफिशिएंसी से भी समझ लिया है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास परफॉर्मेंस पैरामीटर है पीक इनवर्स वोल्टेज। और ये जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है ये अलग अलग होता है, सेंटर टेप के लिए अलग होता है और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए अलग होता है। और ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में जब आपको वर्किंग बता रहा था वहां पर भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। चलिए देखिए, अगर हम देखिए पहली बात तो पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है, इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। ये रिवर्स वोल्टेज होता है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, यानी कि ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है ये उस डायोड के अलोंग होता है जो रिवर्स बायसिंग में है। किसमें है, रिवर्स बायसिंग में। तो जो डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में है
उसमें मैक्सिमम हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं कि वो डायोड हमारा, उस डायोड में हमारा ब्रेकडाउन ना हो। पढ़ा था हमने ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। तो हम किसी भी डायोड में मैक्सिमम कितना रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं कि उसमें ब्रेकडाउन ना हो, उसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड, जिसको हम किसी डायोड के अक्रॉस क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग इट, बिना इसको डैमेज किए। दैट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। और ये पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है 2 वीएम के बराबर, 2 वीएम के बराबर। यानी कि जो हमारा वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है जो हम अप्लाई करते हैं उसका भी डबल, उसका भी क्या होना चाहिए, डबल। तो सीधी सी बात है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में जो डायोड यूज होता है उसका रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी सेंटर टेप रेक्टिफायर हमारा काम कर पाएगा। अगर उसका रिवर्स वोल्टेज ज्यादा नहीं है तो वो डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब सेंटर टेप रेक्टिफायर में जो डायोड यूज होते हैं उनका पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होना चाहिए, 2 वीएम के बराबर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज 2 वीएम के बराबर है तो सेंटर टेप रेक्टिफायर में यूज होने वाला जो डायोड होगा वो महंगा होगा, कॉस्टलियर होगा। और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। भाई कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ब्रिज रेक्टिफायर को क्यों प्रीफर करते हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर के ऊपर, तो उसमें से एक रीजन ये है कि उसमें जो डायोड यूज होता है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, 2 वीएम डबल होता है, जिसकी वजह से वो डायोड क्या हो जाते हैं, कॉस्टलियर हो जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज सेंटर टेप का क्या होता है कि उसका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें सेंटर टेपिंग करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? तो ये दो इसके मेन डिसएडवांटेज होते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के, सेंटर टेप रेक्टिफायर के। क्लियर है? अब बात करते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में। इसमें हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज, ये यहां पर गलत दिखा, मैं सही कर दूं, यहां पर वीएम के बराबर होता है, 2 वीएम के बराबर नहीं होता, वीएम के बराबर, है ना। मतलब जितना हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है उतना ही यहां पर भी होता है, वीएम के बराबर। तो यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब देखो, जो हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, सीधी सी बात है, इसके दो एडवांटेज हो गए। एक तो इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज वीएम के बराबर है, और दूसरा इसमें कोई सेंटर टेपिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिज रेक्टिफायर जो हमारा होता है इसका क्या डिसएडवांटेज है ओवर सेंटर टेप रेक्टिफायर, तो क्या आंसर आप लिखें? तो देखो, इसका मेनली एक ही डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसके अंदर 4 डायोड यूज होते हैं, जबकि सेंटर टेप में 2 होते हैं। तो 4 डायोड यूज होंगे, तो यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें नंबर ऑफ डायोड्स ज्यादा होते हैं। बात समझ में आ रही? अब नंबर ऑफ डायोड के ज्यादा होने से फर्क क्या पड़ेगा, इसको जरा समझ लेते हैं। देखो, सेंटर टेप में 2 डायोड यूज हो रहे हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज हो रहे हैं। अब मान लीजिए, अब देखो, दो तरह की एप्लीकेशन हमारे पास हो सकती है। हो सकता है कि हम रेक्टिफायर को लो वोल्टेज पर यूज करें, और हो सकता है कि हम रेक्टिफायर को हाई वोल्टेज पर यूज करें, है ना, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। अब देखो क्या होगा, मान लीजिए अगर हम लो वोल्टेज पर यूज कर रहे हैं तो लो वोल्टेज पर सेंटर टेप वाला हमारे लिए फायदेमंद है। मतलब लो वोल्टेज के लिए हम सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर को प्रीफर करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर से। ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर लो वोल्टेज की एप्लीकेशन है, मतलब वहां पर बहुत कम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, और वहां पर 4 डायोड है, तो आपको मालूम है डायोड जो होते हैं, भाई हम भले ही उनको आइडियल मान लें, लेकिन कोई भी चीज दुनिया में आइडियल नहीं होती। भाई डायोड जो है, भले ही हम उसको आइडियल मान रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। अब अगर कुछ ना कुछ होगा तो कुछ ना कुछ वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आपको मालूम है एक बार में, हाफ साइकिल में 2 डायोड हमारे ओपन सर्किट होते हैं और 2 डायोड हमारे शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, अगर हम उसको लो वोल्टेज पर यूज कर रहे हैं तो वहां पर 2 डायोड में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो नुकसान ज्यादा हुआ ना। बात समझ में आ रही? जबकि सेंटर टेप में एक ही डायोड में वोल्टेज ड्रॉप होता है, एक ही डायोड में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम लो वोल्टेज पर रेक्टिफायर को यूज कर रहे हैं तो सेंटर टेप ज्यादा फायदेमंद है,
फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर से। और अगर हम हाई वोल्टेज का यूज कर रहे हैं, हाई वोल्टेज का यूज कर रहे हैं, तो फिर ब्रिज रेक्टिफायर ज्यादा यूजफुल है सेंटर टेप से। बात समझ में आ गई। और देखिए इन जनरल अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज हमारे हाई ही होते हैं, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर प्रीफर ओवर सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। और देखो यहां पर नोट करके मैंने कहीं पर आगे लिखा होगा, नोट करके लिखा भी आगे, इसको प्रीफर करते हैं ना। लास्ट पैरामीटर रिपल फ्रीक्वेंसी, ये हमारे आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां पर जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है हाफ वेव से। देखो हाफ वेव में एफआई होती है और फुल वेव में 2FI होती है, सेंटर टेप में भी और ब्रिज में भी। क्लियर है। तो ये हमारे परफॉर्मेंस पैरामीटर थे। एक देखिए परफॉर्मेंस पैरामीटर और भी होते हैं 2-3, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने आपको बता दिए। क्लियर है। अब यहां पर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं उनको मैंने सबको एक जगह लिख दिया है, एक टेबल में लिख दिया है, जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और अगर आपको ये परफॉर्मेंस पैरामीटर आते हैं तो देखिए परफॉर्मेंस पैरामीटर के बेसिस पर आप हाफ वेव और फुल वेव के बीच में, देखिए कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो अगर ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, पैरामीटर के बेसिस पर डिफरेंस बता सकते हैं। तो यहां पर हमने 8-9 पैरामीटर पढ़े हैं। आपको अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप 3-4 पैरामीटर में डिफरेंस बता दीजिए, सफिशिएंट है। और अगर आपको डिफरेंस का क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाना आपको आता है। एक तो आप डायग्राम बना दें, है ना, क्या बना दे, डायग्राम बना दे, और उसके साथ में 3-4 या 4-5 परफॉर्मेंस पैरामीटर लिख दें तो आपका 7 मार्क्स का डिफरेंस बन जाएगा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में। तो अगर आपको परफॉर्मेंस पैरामीटर आते हैं तो आप फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस बता सकते हैं, आप सेंटर टेप रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डिफरेंस बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप परफॉर्मेंस पैरामीटर के बेसिस पर बता सकते हैं। अब देखो यहां पर टेबल में कुछ भी नया नहीं है, एक बात जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहां पर पैरामीटर ऑफ कंपैरिजन मैंने लिखे हैं कि किस पैरामीटर के बेसिस पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये हमारा है कंपैरिजन किसमें, हाफ वेव और फुल वेव में। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के पैरामीटर है, ये हमारे सेंटर टेप के हैं और ये हमारे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहला आउटपुट, आउटपुट के बेसिस पर देखो क्या है। आउटपुट के बेसिस पर देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हमें आउटपुट केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें कोई आउटपुट मिलता। जबकि सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है। यहां पर भी दोनों साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है। बोल बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। नाउ नंबर ऑफ डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड यूज होता है, सेंटर टेप में 2 डायोड यूज होते हैं और ब्रिज में 4 यूज होते हैं। सब कुछ याद होगा आपको पहले से। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं तो हाफ वेव की 40.6 होती है और इन दोनों की 81.2% होती है। रिपल फैक्टर की अगर बात करें तो हाफ वेव का 1.21 होता है और इन दोनों का 0.48 होता है। अगर पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करूं तो इसमें जरा ध्यान देना, हाफ वेव रेक्टिफायर का Vm होता है, सेंटर टेप का 2 Vm होता है और फिर ब्रिज का भी Vm होता है। आगे चलते हैं आईडीसी यानी कि डीसी लोड करंट या डीसी करंट। तो डीसी करंट की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर में Im/π होती है और इन दोनों में 2Im/π होती है। बात समझ में आ रही, 2Im/π। अब देखो यहां पर मैंने वीडीसी नहीं लिखा क्योंकि टेबल वीडीसी मैंने इसलिए नहीं लिखा, टेबल फिर मुझे दूसरे पेज पे बनानी पड़ती। तो अगर वीडीसी की मैं बात करूं तो वीडीसी में क्या होता है, यहां पर Vm/π आता है और यहां पर 2Vm/π 2Vm/π आता है। आगे लिखा मैंने आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर में Im/2 होता है, यहां पर दोनों में Im/√2 होता है। अगर इसी तरह से हम Vrms लिखें तो Vrms क्या होता है, Vm/2 और Vm/√2 Vm/√2। और लास्ट है रिपल फ्रीक्वेंसी, इसमें FI होती है और इसमें डबल होती है। तो ये हमारे सारे क्या है, परफॉर्मेंस पैरामीटर है। नाउ आगे देखिए क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर ओवर सेंटर टेप रेक्टिफायर। मतलब ब्रिज रेक्टिफायर के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है सेंटर टेप रेक्टिफायर पे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, वही चीज यहां पर लिखी है। एडवांटेज क्या है ब्रिज रेक्टिफायर का, तो ब्रिज रेक्टिफायर डज नॉट रिक्वायर सेंटर टेप सेकेंडरी वाइंडिंग। ये आपको अभी बताया था मैंने कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें हम सेंटर टेप वाइंडिंग का यूज नहीं करते हैं, जो कि हम सेंटर टेप रेक्टिफायर में करते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका कि यहां पर द डायोड इन ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर में जो डायोड यूज होता है
उसका जो पीआईवी रेटिंग होती है वो वीएम होती है, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज वीएम होता है, जबकि सेंटर टेप में 2 वीएम होता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है और मेन एडवांटेज है। क्लियर है? तीसरा एडवांटेज, द डायोड यूज इन ए सेंटर टेप रेक्टिफायर आर कॉस्टलियर देन दोज यूज इन ब्रिज रेक्टिफायर। भाई सीधी सी बात है, सेंटर टेप रेक्टिफायर में जो डायोड यूज होते हैं उसमें पीक इनवर्स वोल्टेज 2 वीएम होता है, तो वो कॉस्टली होंगे एज कंपेयर टू ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड से। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। तो ये तीन तीन क्या, मेनली दो ही एडवांटेज है, तीसरा तो उसी से आ गया है ना। और अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो एक ही मेन डिसएडवांटेज है, द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इज दैट दिस नीड्स 4 डायोड। इसमें 4 डायोड का यूज होता है। बात समझ में आ रही? जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम लो वोल्टेज पर यूज करेंगे तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, एडवांटेजेस नहीं रहेगा। और देखो यहां पर नोट करके मैंने लिखा भी है, फॉर लो वोल्टेज एप्लीकेशन सेंटर टेप रेक्टिफायर आर प्रीफर्ड, है ना। मुझे यहां पर एक पॉइंट और लिखना चाहिए था, फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन ब्रिज रेक्टिफायर आर प्रीफर्ड, है ना। तो हाई वोल्टेज के लिए ब्रिज रेक्टिफायर को प्रीफर करते हैं और लो वोल्टेज के लिए सेंटर टेप रेक्टिफायर को प्रीफर करते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ये हमारे जो परफॉर्मेंस पैरामीटर थे ये कंप्लीट हुए। अब इन परफॉर्मेंस पैरामीटर के ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रेक्टिफायर के जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे कि अभी जो पेपर हुआ इस बार का, लास्ट जो पेपर आपका हुआ यूनिवर्सिटी एग्जाम का, उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल पूछा गया था, जबकि लास्ट 10 ईयर्स में कभी भी हाफ वेव रेक्टिफायर के न्यूमेरिकल को नहीं पूछा था। और फुल वेव रेक्टिफायर के जो न्यूमेरिकल है ये तो लास्ट 10 ईयर्स में 2 बार पूछे भी जा चुके हैं। और देखो इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है हाफ फुल वेव रेक्टिफायर से। जैसे देखो ये 2022 में आ चुका है ना। तो 2 न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पर, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर पूछे जाएंगे तो इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लिपर एंड क्लैंपर, वहां से 100% न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, और क्लिपर और क्लैंपर के हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, जल्दी से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये सेंटर टेप का है न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं गिवन लिख लेता हूं, जो जो भी हमें गिवन है हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। गिवन, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर हैज अ लोड रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें लोड रेजिस्टेंस है 1000 ओम। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, हमें यहां पर लोड रेजिस्टेंस गिवन है RL, और कितना गिवन है, 1000 ओम गिवन है। बोलो बात समझ में आ रही है ना। द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और RF ऑफ ईच डायोड। अब देखो यहां पर डायोड का रेजिस्टेंस गिवन है, इसका मतलब डायोड को हम आइडियल नहीं ले सकते, हमारे पास डायोड आइडियल नहीं है। तो यहां पर हमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी गिवन है, और ये हमारे पास है 20 ओम। आगे बढ़ते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द हाफ ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो आपको इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। कितना है, V इक्वल टू 200 साइन 314T। ये 314 ओमेगा की वैल्यू है ना, ओमेगा टी थीटा होता है ना। डिटरमाइन, ये हमें गिवन है और बाकी सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। यहां पर हमारे पास 5 पैरामीटर है जो हमें यहां पर कैलकुलेट करने हैं। चलिए अब यहां पर स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। देखो सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा है, तो क्या आप बता सकते हैं? भाई हम पढ़ चुके हैं कि जो V होता है वो वीएम साइन थीटा होता है ना। थीटा मतलब ओमेगा टी। क्लियर है? तो यहां पर ये क्या है, ये 200 क्या है, ये एक्चुअल में वीएम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, वीएम। तो हमें यहां से ये पता चल गया, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो वीएम है, वीएम ये कितना है, 200। वीएम कितना है, 200 वोल्ट। बोलो बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं ना, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसका मतलब IM पूछा है। क्या पूछा है, IM पूछा है भाई, IM। अब IM हमसे पूछा है, और IM का फॉर्मूला क्या होता है भाई, IM का फॉर्मूला होता है वीएम अपॉन
आर एल प्लस आर एफ, यही फॉर्मूला होता है आई एम का। अब देखो हमें वी एम भी पता है, आर एल भी पता है, आर एफ भी पता है, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से पुट करते हैं। तो वी एम कितना है, वी एम हमारे पास है 200 डिवाइडेड बाई आर एल कितना है 1000 प्लस 20। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से हमारे पास आई एम की वैल्यू आ जाएगी। और ये आई एम की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। ये हमारे पास है 200 डिवाइडेड बाई 1020, तो 0.196 आएगा, 0.196। एक काम करता हूं, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0.2 एम्पियर लिख देता हूं। ये अप्रोक्स वैल्यू है, ध्यान रखना, अप्रोक्स है ना, या यहां पर मैं अप्रोक्स का सीधे ऐसे करके लिख देता हूं। तो अप्रोक्सीमेटली 0.2 एम्पियर आ रहा है हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये अप्रोक्सीमेट है, आप चाहे तो एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट आएगा 0.196, 0.196। अब आगे देखो, पहला पैरामीटर तो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे। नेक्स्ट क्या है भाई, अब हमसे पूछा है एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि आईडीसी पूछा है। क्या पूछा है, आईडीसी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे आईडीसी। अब आईडीसी का फॉर्मूला क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में आईडीसी का फॉर्मूला होता है 2Im अपॉन पाई। हाफ वेव में Im अपॉन पाई और फुल वेव में 2Im अपॉन पाई। वैल्यू को पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 2Im हम अभी अभी कैलकुलेट कर चुके 0.2 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू में 3.14 रख देता हूं, 3.14। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से आईडीसी की वैल्यू मिल जाएगी, आईडीसी। तो सॉल्व करिए, आईडीसी कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 0.4 को डिवाइड करेंगे 3.14 से, तो ये हमारे पास आएगा 0.127 एम्पियर। अच्छा ये आंसर, अब मैं यहां पर एक चीज आपको बता दूं, देखो हो सकता है कि आप कैलकुलेशन जब करें तो आप पाई की वैल्यू 3.14 ना रखें, आप सीधे कैलकुलेटर में पाई होता है, पाई से डिवाइड कर दें, तो थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन आ सकता है भाई। जब आप देखो, मैंने यहां पर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी थी 0.2, अगर आप एग्जैक्ट लिखेंगे और यहां पर भी आप पाई की वैल्यू एग्जैक्ट लिखेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आंसर में क्या आ जाए, वेरिएशन आ जाए। एक और चीज, आप ये आंसर मिली एम्पियर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये एम्पियर है तो 0.2 एम्पियर है, तो मिली एम्पियर में कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 मिली एम्पियर आएगा। अगर इसको भी आप मिली एम्पियर में निकालेंगे तो 127 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो आपका आंसर मिली एम्पियर में भी आ सकता है। क्लियर है, चलिए अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, एक मिनट, चलिए तो अब हमें कैलकुलेट करनी है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, है ना। ध्यान दीजिए, थर्ड पार्ट, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो आईआरएमएस फॉर्मूला क्या होता है, Im बाई रूट 2, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर में Im/2, फुल वेव रेक्टिफायर में Im/√2। यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो Im कितना है, Im हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 0.2, तो यहां पर 0.2 को आप डिवाइड कर देंगे √2 से, और जो भी आएगा उस आंसर को यहां पर लिख लेंगे। कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 0.2 को डिवाइड करना है √2 से, तो ये आपका आएगा 0.141 एम्पियर। तो ये हमारा आरएमएस करंट आ गया। नाउ फोर्थ पार्ट, अब हम फोर्थ पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट है रिपल फैक्टर। अब हमें यहां पर रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करना है, मतलब आर को कैलकुलेट करना है। देखिए रिपल फैक्टर वैसे तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फिक्स होता है 0.482, और वही यहां पर भी आएगा, है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करके कैसे दिखाएंगे। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था, रिपल फैक्टर इक्वल टू अंडर रूट में IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर
और -1। अब देखो आरएमएस भी आप निकाल चुके, अब ये भी निकाला, आईडीसी भी आप कैलकुलेट कर चुके, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो अंडर रूट में आईआरएमएस 0.141 डिवाइडेड बाई आईडीसी, आईडीसी कितना था 0.127 और इन दोनों का स्क्वायर एंड -1। अब यहां पर कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा 0.482। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेना। तो यहां से हमारे पास रिपल फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.482, ये यहां पर आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना। और ये हमारा आ गया था आईआरएमएस, आरएमएस करंट है ना। इससे पहले हम तो 4 पैरामीटर हमारे आगे, लास्ट है हमारा रेक्टिफायर एफिशिएंसी। देखो रेक्टिफायर एफिशिएंसी 81.2% नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि यहां पर हमें डायोड रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, इसकी वजह से थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे आप ध्यान देंगे ना। एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा क्या था 8/पाई²। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपको कभी भी डायोड की एफिशिएंसी दे दी जाए, सॉरी डायोड का रेजिस्टेंस अगर आपको गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 8/पाई² RL/RL + RF, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर तो आपका वही है 81.2%। तो यहां पर आ जाएगा RL/RL + RF, बस इसमें वैल्यू को पुट कर दें तो 8/पाई² इंटू RL कितना है 1000, ये हमारा है 1000 और डिवाइडेड बाय 1000 + 20। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी 79 पॉइंट आएगी। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, देख के एक बार, ये आएगा आपका 79.5%, है ना। और अगर आपको ये आरएफ गिवन नहीं होता तो इसका आंसर आता 81.2%। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगर बाई चांस आप इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप इसको फॉर्मूला आपको भूल गए, याद नहीं रहता, तो आप डायरेक्ट लिख करके आ जाना 81.2%। बात समझ में आ रही है। वैसे 81.2% तब आती है जब हम आरएफ को क्या कर देते हैं नेगलेक्ट, और यहां पर 20 गिवन है। तो यहां पर हमारे पास ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, एक और न्यूमेरिकल हमें यहां पर सॉल्व करना है। तो ये हमारा सेंटर टेप का था और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का, कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटर टेप का हो या ब्रिज का हो, सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर सेम ही है, बस एक ही चेंज होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। चलिए ये क्वेश्चन 2022 में आया था, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है ना, ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले इन ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, देखो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है, सेकेंडरी वोल्टेज आपको दे रखा है यहां पर Vs = 100 sin 50t, यहां पर आपको गिवन है Vs = 100 sin 50t। इसका मतलब ये Vm की वैल्यू है, ये क्या आपके पास Vm, इसका मतलब आपको Vm पता है कितना 100 वोल्ट है, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज। एंड लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, इसका मतलब यहां पर आपको RL कितना दे रखा है 1000 ओम दे रखा है। अब कैलकुलेट, अब देखो यहां पर कहीं भी डायोड रेजिस्टेंस की बात नहीं करी है ना, डायोड रेजिस्टेंस की बात यहां पर नहीं की गई है, तो हम एक काम करते हैं डायोड रेजिस्टेंस को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, कितना है 0। अब आगे देखो भाई, जब नहीं दिया तो 0 ही होगा ना, आइडियल होगा। अगर डायोड आइडियल नहीं होता तो वहां पर उसकी वैल्यू दी होती, तो यहां पर हमारा डायोड क्या है आइडियल है। अब देखो अगर डायोड आइडियल है तो सीधी सी बात है एफिशिएंसी 81.2% आएगी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। रिपल फैक्टर कितना आएगा 0.428 आएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या ये आइडियल डायोड है। तो दो के आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है, आप कैलकुलेट करें या ना करें डायरेक्ट लिख देना। हमें यहां पर कैलकुलेट करना है डीसी करंट, क्या कैलकुलेट करना है डीसी करंट, मतलब हम आईडीसी निकालेंगे। आईडीसी का फॉर्मूला, फिर से हम यहां पर आईडीसी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 2 IDC, है ना। तो यहां पर हमारा आएगा 2Im अपॉन में पाई, लेकिन उसके लिए हमें Im चाहिए, Vm हमारे पास है, Im हम निकाल देंगे। तो यहां पर
यहां पर हमें फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें यहां पर फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है आईडीसी। आईडीसी, और आईडीसी का फॉर्मूला होता है 2im अपॉन में पाई। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए अगर यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो 2im मतलब vm और अपॉन में पाई rl प्लस rf, और यहां पर इन दोनों की क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, 2 vm कितना है, vm हमारे पास है 100 अपॉन में पाई rl कितना है भाई, rf तो हमारा 0 ही है, तो हमें सिर्फ यहां पर rl की वैल्यू पुट करनी है, तो पाई इंटू 1000। इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा यहां से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आंसर आएगा, डिवाइड कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा आएगा 2im अपॉन पाई, है ना, 200 डिवाइडेड बाई पाई और डिवाइडेड बाई 1000। देखिए यहां से हमारा आईडीसी की वैल्यू कितनी आ रही है, आईडीसी की वैल्यू आ रही है यहां से 0.06 0.06366, ये एम्पियर में आ रही है। अगर आप इसको मिली एम्पियर में लिखेंगे, देखो ये एम्पियर में है, और अगर मैं, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, तो अगर मैं इसको मिली एम्पियर में लिखूं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 63.66 मिली एम्पियर। तो ये एम्पियर में आंसर आ गया और ये हमारा मिली एम्पियर में आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है, एम्पियर और मिली एम्पियर। तो हमारा यहां से डीसी करंट आ गया, क्या आ गया, डीसी करंट। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू, है ना, देखो इससे पहले वाले आंसर में भी हम मिली एम्पियर लिख सकते थे, यहां पर भी हम मिली एम्पियर लिख सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हमने यहां पर क्योंकि ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं थी तो एम्पियर रखा था, और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, मिली एम्पियर लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट पर चलते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालनी है करंट की, आरएमएस वैल्यू सेकेंड पार्ट। तो आई आर एम एस फॉर्मूला क्या होता है, आई एम बाय रूट टू, आई एम बाय रूट टू। तो यहां पर अगेन आई एम का फॉर्मूला हम वी एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आ जाएगा वी एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ इंटू में रूट टू, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वीएम कितना है, वीएम हमारे पास है 100 डिवाइडेड में आर एल प्लस आर एफ, आर एफ तो 0 है, तो ये कितना है 1000 इंटू रूट टू, डिवाइड करके आंसर लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, 1 को हमें डिवाइड करना है, हाँ यहां पर 1 को डिवाइड कर लेते हैं अंडर रूट 2 से, जो भी आए ये आएगा हमारे पास, डिवाइड करने के बाद पूरा 0.07071 एम्पियर। और अगर इस आंसर को मैं मिली एम्पियर में लिखूं तो ये आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू 70.71 मिली एम्पियर, है ना। ऊपर वाला आंसर एम्पियर में है, नीचे वाला आंसर मिली एम्पियर में, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ गया मिली एम्पियर में। अगला हमारा नेक्स्ट है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ध्यान दीजिएगा, थर्ड पार्ट। एफिशिएंसी हमको कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहां पर सीधे सीधे एफिशिएंसी का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, बाकी आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। तो एफिशिएंसी तो हमारी कितनी आ जाएगी, 81.2% आएगी, क्योंकि डायोड हमारा क्या है, आइडियल है। बोलो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिपल फैक्टर। देखिए आप एग्जाम में क्वेश्चन करें तो कैलकुलेट करके लिख देना, हो सकता है कि भाई चेक करने वाला जो है वो नंबर ना दे, है ना, क्योंकि डायोड आइडियल है तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट करके लिखना। तो रिपल फैक्टर क्या है, 0.482, लेकिन आप डायरेक्ट मत लिखना, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना, सिंपल सा फार्मूला लगाना। भाई एफिशिएंसी का फार्मूला आप जानते हैं, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फार्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं,
एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 8/पाई² इंटू RL प्लस RF। वैल्यू पुट करना 81.2% ही आएगा इस फॉर्मूले से, है ना। और रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर -1। तो ये दोनों फॉर्मूले जब आप लगाएंगे तो आपके यही दोनों आंसर आएंगे। आप इनमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इस फॉर्मूले से आपका ये आंसर आ जाएगा और इस फॉर्मूले से आपका ये आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना। इन दोनों फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहां पर हमारा रेक्टिफायर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। हम हाफ वेव रेक्टिफायर भी कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी वर्किंग पढ़ चुके हैं, उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर कैलकुलेट कर चुके हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में भी दोनों रेक्टिफायर की हम वर्किंग पढ़ चुके, दोनों रेक्टिफायर के हम परफॉर्मेंस पैरामीटर भी कैलकुलेट कर चुके, और इन सबके ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए। यहां पर कुछ क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। सबका सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज ए हाफ वेव रेक्टिफायर डिफर फ्रॉम ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो क्या इस क्वेश्चन को अलग से आपको बताना पड़ेगा भाई हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 यानी कि लास्ट ईयर के पेपर में। तो ये तो आप बहुत सारे डिफरेंस लिख सकते हैं हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में। भाई उनका डायग्राम आप बना सकते हैं, हमारे जितने परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो सारे आप लिख सकते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंस हो जाएंगे। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पूछी है, वर्किंग हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, है ना। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को यहां पर दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि वर्किंग के साथ में आपसे एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर भी पूछा है, और यहां पर आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो जब कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है तो आपको एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर का डेरिवेशन करना पड़ेगा, केवल वैल्यू लिखने से काम नहीं चलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल वैल्यू लिख के आ जाते हैं। अरे भाई वैल्यू नहीं पूछी, आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपको डेरिवेशन करना है ना। और ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वाई ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज प्रीफर्ड ओवर सेंटर टेप। भाई ब्रिज रेक्टिफायर सेंटर टेप के ऊपर क्यों प्रीफर किया जाता है, इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आंसर पीछे लिखा है इसका। नीट डायग्राम बनाना आपको ब्रिज रेक्टिफायर का और एक्सप्लेन करने इसके ऑपरेशन आउटपुट वेवफॉर्म के साथ में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके साथ में आपको ड्राइव करनी है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, यानी कि आपको आईडीसी और वीडीसी का डेरिवेशन करना है। तो यहां तो मैंने ये जो क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, और लास्ट 10 इयर्स में ये अकेला क्वेश्चन ही 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो ब्रिज रेक्टिफायर की जो वर्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और सेंटर टेप की भी इंपॉर्टेंट है। जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक रेक्टिफायर की वर्किंग पूछी जाती है ना। अभी जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें नहीं पूछी गई है, क्योंकि लास्ट वाले पेपर में यूनिट नंबर 1 से केवल और केवल न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सारे न्यूमेरिकल दे देते हैं यूनिट नंबर 1 से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर लास्ट पेपर में सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं तो आपके पेपर में भी सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप रेक्टिफायर की वर्किंग को अच्छे से पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। अब यहां पर हमारा रेक्टिफायर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लिपर एंड क्लैंपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में 100% न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो अगर गेटवे क्लासेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि गेटवे क्लासेस अब गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है। तो कोई भी स्टूडेंट जो ऐप स्टोर का यूज करता है तो वो ऐप स्टोर में भी इसको डाउनलोड कर सकता है। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लिपर एंड क्लैंपर पढ़ेंगे। अभी आप रेक्टिफायर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।